इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, नोबल गैस है ना। नोबल गैस होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक बोलते हैं ना। मोनो एटॉमिक मतलब इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, और इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, उसके लिए CP/CD की वैल्यू क्या होती है, हाँ गामा 5/3 है ना। हाँ तो इसमें गामा जो होता है इनके लिए मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक सुना है ना आप लोगों ने। सो जो गामा की वैल्यू होती है CP/CB इक्वल टू 1.6, 5/3 कितना आएगा, 1.67 होती है मोनोएटॉमिक के लिए है ना। देखो एलिमेंट क्या है इसके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये एलिमेंट है ना। इनका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज वो डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है तो इंक्रीज होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। इनमें कौन सी रेडियस होती है जनरली, कैसे, हाँ वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस जो है वो डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होगी। वैन डर वाल रेडियस कहाँ पे मेजर करते हैं, जहाँ पे नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियाई होते हैं, कब मेजर करते हैं वैन डर वाल रेडियस, व्हेन नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियाई हो, नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो नियॉन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसको हाफ कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे I2 मॉलिक्यूल है, ये दो I2 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसका नाम होगा कोवैलेंट रेडियस, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगी, वैन डर वाल रेडियस। ये डिस्टेंस कौन सी रेडियस होगी, वैन डर वाल, क्योंकि I2 में कोई बॉन्ड है क्या, नहीं है। कौन सा फोर्स है, वैन डर वाल फोर्स। तो इस I और इस I के बीच में वैन डर वाल रेडियस होगी, और यहाँ पे कौन सी रेडियस होगी, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस जो होती है वो किसके बीच में होती है, नॉन बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में, और डाउन टू द ग्रुप बनते हैं। तीसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। बताइए क्या ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट का, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, वैन डर वाल फोर्स जो की स्ट्रेंथ जो है वो साइज बढ़ने से इंक्रीज होती है ना। तो वैन डर वाल फोर्स जो है ये कई बार हमने किया है, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स increases, ये इंक्रीज का मतलब है हमारा इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, डाउन टू द ग्रुप, ठीक है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन टू द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है वो 17 ग्रुप में भी यही है, 15 ग्रुप में भी यही है, और 16 ग्रुप में भी यही है। अब इसे 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप में F2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, Br2 मॉलिक्यूल है और I2 मॉलिक्यूल है। किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, I2 का। ये तो गैस वैसे भी होती है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो डाउन टू द ग्रुप वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। बताइए जरा बाई वॉल्यूम कौन सी इनर गैस सबसे ज़्यादा एयर में होती है, आर्गन। हाँ ध्यान रखना, आर्गन जो है वो मोस्ट
द एयर AR आर्गन, इसकी क्वांटिटी CO2 से भी ज़्यादा है, ये CO2 से 1% होती है शायद, इसका 9.92% है। जो इनर गैस है उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंस जो है वो आर्गन की है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या होता है इनका, NH2NP6 केवल हीलियम ऐसा है जिसका 1s2 होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनके डाउन टू द ग्रुप बढ़ते हैं, वन द वाल फोर्स डाउन टू द ग्रुप बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है डाउन टू द ग्रुप, डेंसिटी भी डाउन टू द ग्रुप बढ़ती है। नियॉन बहुत एक्सेप्शन है, मतलब डेंसिटी हीलियम से, अब इसमें हीलियम की सबसे कम डेंसिटी होगी, हीलियम की डेंसिटी तो सबसे कम है, हीलियम की डेंसिटी कम है, लेकिन हीलियम से नियॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए बट कम बढ़ती है। हीलियम से नियॉन नहीं बढ़ती बट हीलियम से आर्गन और ये यहाँ पर बढ़ता है, यहाँ पर एक्सेप्शन है। उसी तरीके से लिथियम सोडियम पोटेशियम में था, तो हीलियम के बाद नियॉन का साइज एकदम से बढ़ता है तो इसकी डेंसिटी कम होती है। अदरवाइज कोई याद जो होती है सबसे ज़्यादा डेंसिटी डाउन की, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटनी चाहिए थी ना, बट साथ में मास बढ़ रहा है ना। जनरली ग्रुप में मास जो है वॉल्यूम को ओवरकम करता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ती है फाइनली, बट यहाँ पर नियॉन की डेंसिटी सबसे कम है, मतलब पूरे ग्रुप में सबसे कम डेंसिटी नियॉन की है, और वैसे डेंसिटी डाउन का ग्रुप बढ़ गया, तो हीलियम से नियॉन में एक्सेप्शनल साइज का इंक्रीज होने की वजह से ऐसा है। तो इस पर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आना हो तो आ सकता है, बाकी रिएक्शंस पे ही क्वेश्चन आते हैं। अगले को कंपाउंड्स ऑफ, एक ही एलिमेंट के कंपाउंड पढ़ने हैं, कंपाउंड ऑफ ज़ीनॉन Xd, इसी के कंपाउंड पढ़ने हैं। देखो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, एक साइंटिस्ट ने कैसे नाम नील बार्टलेट जो बोलना चाहूँ, इन्होंने एक कंपाउंड प्रिपेयर किया था जो कि था O2 PTF6, ये कंपाउंड प्रिपेयर किया था। O2 PTF6, ये कंपाउंड रेड कलर का था, लैब में कंपाउंड प्रिपेयर किया था जो कि रेड कलर का था। ये कंपाउंड एक तरीके से कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अगर मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में आयंस क्या मिलेंगे, यू विल गेट O2 प्लस एंड PTF6 माइनस, यही आयंस है इसमें, O2 प्लस और PTF6 माइनस, ये आयंस इस कंपाउंड में। अब मुझे बता देना O2 जो होता है, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या इनर गैस जैसा कन्फिग्रेशन नहीं है इसका O2 का। O के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं 6, 2 शेयर कर लिया तो कितने हो गए 8 नहीं हो गए, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP6 की तरह हो गया दोनों ऑक्सीजन का, कि 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी और दोनों ने 2 शेयर कर लिया, एक ऑक्सीजन में 2,6 होता है तो 2 शेयर कर लिया तो कितना हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बोलो हाँ। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो O2 में दोनों ऑक्सीजन का NH2 और NP6 है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो O2 प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसका कन्फिग्रेशन इनर गैस जैसा है और
चला गया है। तो O2 से जब हमने अपना डेटा प्रेजेंट किया तो इन्होंने कहा कि इस मॉलिक्यूल में O2 प्लस में है और PDF6 माइनस में है, और O2 से O2 प्लस बनाने में इनको जो है वो 1175 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी है। जब हमने अपना कंपाउंड को एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर O2 प्लस के फॉर्म में, क्वार्टिक कंपाउंड में जो पहले होता है वो केटायन होता है ना, तो O2 से O2 प्लस बनने के लिए इन्होंने इतनी एनर्जी दी है। उसी टाइम पर जो जिनॉन के बारे में पेपर स्टैब्लिश हुए थे कि जिनॉन, हीलियम, नियॉन ये कंपाउंड क्यों नहीं बनाते, इसका रीजन क्या बताया गया था, बिकॉज दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। किसकी होती है? हीलियम की। ओके, तो ये कंपाउंड क्यों नहीं बनाते? हीलियम का कंपाउंड आज तक नोन नहीं है, तो ये कंपाउंड क्यों नहीं बनाते? बिकॉज बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। इतनी आयनाइजेशन एनर्जी दे करके अगर कंपाउंड बनाओगे तो उस कंपाउंड को रखना, उस कंपाउंड के रखने की बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। समझे बात को? देखो, लिक्विड हीलियम को रखने की जो कॉस्ट आती है वो करोड़ में नहीं आती, अरबों में आती है। आपने सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन, जो ऊपर भेजा जाता है स्पेस जो रॉकेट को, तो उसमें क्रायोजेनिक इंजन जो हीलियम, तो इसको बनाने की, इसको रखने की जो कॉस्ट आती है और जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत महंगी होती है। तो इसलिए हीलियम प्लस बनाने तो बना दो, इतनी एनर्जी तो अवेलेबल है, लेकिन कंपाउंड जो बनेगा उसको मैनेज कैसे किया जाएगा? जो बनेगा कंपाउंड, अमाउंट इसी टेम्परेचर पे कंपाउंड रख दिया, खत्म हो गया कंपाउंड को, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जो कंपाउंड बना है मान लो -273 केल्विन पे, या चलो -200 केल्विन पे बना है, उस कंपाउंड को कैसे उसको बचाया जा सकता है? इतना टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करने की बहुत सारी कॉस्ट चाहिए ना, नहीं समझे बात को? तो इसलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन के कंपाउंड इसलिए नहीं बनते क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और इतनी एनर्जी दे कर कंपाउंड बनाना, जो कंपाउंड बन जाएगा उसको रखना बहुत मुश्किल है, उसकी सेफ्टी रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? यही बताया गया था, कंपाउंड नहीं बनते। तो जब वापस से जब इस कंपाउंड में O2 के लिए ये एनर्जी बताई इन्होंने, तो वापस से चेक किया गया सभी की आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम की आयनाइजेशन चेक की गई, नियॉन की, आर्गन की, क्रिप्टन की और जिनॉन की। पेपर में ये स्टैब्लिश था कि जिनॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1170 किलो जूल पर मोल है। समझे बात को? देन क्या हुआ इसके बाद? जब O2 मॉलिक्यूल यहाँ पर कंपाउंड में हो सकता है तो फिर जिनॉन क्यों नहीं हो सकता? ये चीज़ जो है वो ये क्वेश्चन आया कि O2 अगर कंपाउंड हो सकता है, चलो ठीक है, नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता है। बट जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी O2 प्लस के कंपेरेबल में थी, और इसी चीज़ ने नेल बर्टलेट को सबसे पहला इनर्ट गैस कंपाउंड बनाने के लिए इंस्पायर किया, और सबसे पहला जो इनर्ट गैस कंपाउंड था, बस यहाँ पे क्या कर दिया गया? O2 की जगह पे Xe कर दिया गया, PDF6। ये कंपाउंड बनाया गया सबसे पहले, जो कि रेड कलर का ये भी था। यहाँ पे Xe पे प्लस चार्ज है और PDF6 में क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट डज नेल बर्टलेट इंस्पायर टू फॉर्म इनर्ट गैस कंपाउंड्स? तो आप इसमें यही लिखोगे कि इनर्ट गैस नेल बर्टलेट फर्स्ट प्रिपेयर्ड O2 PDF6 compound in which the ionization energy of O2 was 1175 kilojoule per mole, which was comparable to xenon 1170 kilojoule, that inspired to form this inert gas compound। ठीक है, मतलब इस तरह क्वेश्चन ये आया है सबसे पहले। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड था जिसकी डिस्कवरी के बाद इनर्ट गैस कंपाउंड बने, तो वो ये था। सबसे पहले जिनॉन ने कौन सा कंपाउंड बनाया था? वो ये था। आई पसंद में? हाँ, तो इसलिए कंपाउंड ऑफ जिनॉन के पहले हमें ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये क्लियर बात है?
मैं लिख देता था, लिखो यार, नेल बर्टलेट प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड। ये क्वेश्चन आप अपने आप नोट कर लेना है। व्हाट इंस्पायर नेल बर्टलेट प्रिपेयर इन अ दिस कंपाउंड, ये क्वेश्चन होगा, बाद में लिखना। देखो जरा पहले आंसर, नेल बर्टलेट प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड, prepared a red compound which is formulated as O2PtF6। ऐसे लिखना O2PtF6, यहाँ पे प्लस लगा लेना, चार्ज की डिफरेंस होना, और ये माइनस O2PtF6। In this compound, the first ionization enthalpy of O2, the first ionization enthalpy of O2, breaking it down, 1175 kilojoule per mole. First ionization enthalpy of O2 was almost identical with that of xenon, Xc 1170 kilojoule per mole. Then he made efforts to prepare same type of compound. Then he made efforts to prepare same type of compound formulated as Xg plus PtF6 minus, formulated as Xg PtF6। ठीक है ना, ये है। ठीक है, अब आते हैं जिनॉन के कंपाउंड में। तो जिनॉन के कंपाउंड में सबसे पहले क्या क्या करना है हमको, देखो XgF2 पढ़ना है, जिनॉन डाइक्लोराइड, XgF2, XgF6 4, XgF6, XgO3, XgO3F2, ये सारे कंपाउंड हम लोग को जिनॉन के पढ़ने हैं। XgOF4, ये सारे जिनॉन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये जिनॉन के फ्लोराइड्स हैं, ये ऑक्साइड और फ्लोराइड मिक्स हैं, कुछ ऑक्साइड भी हैं, एक और भी है XgOF4, ठीक है ना। देखो प्रिपरेशन में क्वेश्चन इसमें नहीं आया कभी भी, फिर भी मैं लिख देता हूँ प्रिपरेशन। देखो अगर आपको XgF2 बनाना है तो आपको पता है कि इसमें आप क्या कर सकते हो। XgF2 बनाने के लिए क्या मिक्स करोगे, जिनॉन को फ्लोरीन से मिक्स करोगे ना, बोलो। तो Xg प्लस F2 करना है और क्या करना है इसमें ना। बट अगर आपको XgF2 में रिएक्शन रोकना है तो किसको एक्सेस में लेना चाहिए, जिनॉन को या फ्लोरीन को, जिनॉन को। फ्लोरीन एक्सेस में लोगे तो फिर XgF4 XgF6 भी बन जाएगा। यहाँ पर ये दोनों 2:1 वॉल्यूम की रेशियो में लिए जाते हैं, जिनॉन 2 और फ्लोरीन 1 की रेशियो में। बाकी टेम्परेचर कैटलिस्ट क्या चाहिए वो सब याद
इम्पोर्टेंट सफिशिएंट इनऑर्गेनिक हो चुकी है। जब क्वेश्चन करोगे तो उसके थ्रू थोड़ा कवर करेंगे। इनऑर्गेनिक कोई भी क्लाइंट नहीं पढ़ा सकता, कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। फिर भी हमने काफ़ी टाइम अभी दिया है इसको। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसे ध्यान रखना है ना। एक्स जी प्लस एफ टू, एक्स जी एफ टू, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से एक्स जी प्लस टू एफ टू से क्या बन जाएगा, एक्स जी एफ फोर। यहाँ पर किसको एक्सेस लेना पड़ेगा, फ्लोरीन को। अब यहाँ पर थोड़ी सी F2 के अमाउंट को लिमिट में रखना पड़ेगा, अगर बहुत एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा फिर एक्सेस। इसलिए यहाँ पर एक्सेस F2 जो होते हैं वो 1:5 के वॉल्यूम रेशियो में ले आते हैं, और Xg प्लस F2 3F2 बनेगा XgF6 जो कि 1:20 के रेशियो में ले आता है। समझ आ गया सबको? इसके बाद सारा सिंपल है, ये बस चैप्टर अभी के अभी खत्म हो जाएगा तो आपको पूरा प्रिपेयर भी हो जाएगा। देखो अगर आपको इन कंपाउंड को बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अपने आप बन जाएंगे, इनकी करनी पड़ेगी हाइड्रोलिसिस। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है चैप्टर का, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं मैथ्स का प्रॉब्लम में, वो है XgF2, XgF4, XgF6 की वाटर से रिएक्शन, ठीक है। तो अब नीचे लिखो रिएक्शन ऑफ जिनॉन क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ जिनॉन क्लोराइड। और इसमें सबसे नंबर 1 है रिएक्शन विद वाटर, और रिएक्शन विद वाटर का मतलब यहाँ पर है हाइड्रोलिसिस, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। देखो याद करना है, बट याद करना थोड़ा आसान हो सकता है। XgF2 अभी कोई नोट नहीं करना, प्लस H2O, ठीक है। और हम लिखेंगे XgF4 प्लस H2O, और लास्ट है XgF6 प्लस H2O। ये 3 रिएक्शन लिखनी है हम लोगों को, ठीक है ना। देखो फर्स्ट रिएक्शन में आपको क्या बनना चाहिए, 2HF है ना, और प्लस XgO, 2HF प्लस XgO बनना चाहिए ना। यहाँ पर 2HF बन गया प्लस XgO, बट XgO कोई कंपाउंड में नहीं लिखा था इसमें, क्योंकि XgO लोअर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है, बट वो जल्दी डिसोसिएट हो जाता है। देखो XgO ही लिख रहा हूँ मैं, बट ये डिसोसिएट हो जाता है Xg प्लस O में। अब Xg प्लस O में डिसोसिएट हो गया तो क्या लिखा मैंने इसको O2 करके हाफ कर दूं, कोई डाउट नहीं किसी को। तो पहले रिएक्शन बिल्कुल सिंपल थी, 2HF और प्लस Xg प्लस O, ओके। क्या इस रिएक्शन में, क्या ये रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? यहाँ पर Xg स्टेट प्लस 2 है, और यहाँ पर Xg स्टेट क्या है 0, यहाँ पर O2 की क्या है -2, और यहाँ पर O की क्या है 0। तो +2 से 0 रिडक्शन हुआ और -2 से 0 ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। कोई डाउट नहीं? सेकेंड नहीं समझ पाएंगे कभी भी, इसलिए पहले मैं थर्ड लिख रहा हूँ ना, थर्ड रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन ये एडवांस में आएगी कोई बिना। अब देखो थर्ड में लिख रहा हूँ, थर्ड में क्या करो, थर्ड में कई सारी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, मैं इसी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, प्लीज मत लिखो, अभी लिखना ही था फाइनली, बट अभी फिर समझ लो। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, बताओ क्या बन सकता है प्रोडक्ट, 6HF बन जाएगी,
6HF प्लस कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 जोड़ दिया मैंने, क्या बन गया XeO3। क्या ये XeO3 की प्रिपरेशन भी है? और कोई अलग मेथड नहीं है, बस इसी को सारे मेथड मान लो, इंडस्ट्रियल मेथड सारे मेथड यही है, ठीक है। बन गया XeO3। अब सेकेंड रिएक्शन समझने के लिए क्या करो, इन दोनों रिएक्शन का एलसीएम ले लो, और हाँ, और जो भी आए वो सारा सेकेंड के प्रोडक्ट है, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना। सारे देखो दोनों में जो बने ना सर, इसमें Xe और 3/2 और 2 नहीं है। मेरी बात तो सुनो पहले। जो फर्स्ट में बना है, जो सेकंड बना है, उन दोनों के एलसीएम लेकर के, जो फर्स्ट होता है बना उन दोनों के एलसीएम लेकर के सेकंड लिख दो सारी चीजें, और फिर अनचार्टेड देखना सही है गलत है ना। सर आप लिख दो क्या नया है क्या पुराना है, Xe है और क्या है इसमें XeO3 भी है, HF है, दोनों में HF भी है और साथ में क्या है O2 भी है, ये इसकी प्रोडक्ट है। और इसके प्रोडक्ट ये सच में है, हो गई सेकेंड रिएक्शन। कितने सारे प्रोडक्ट लिख दिए मैंने सेकेंड में, पहले दूसरे के, यही तो होता है एलसीएम शायद से। एडिशन नहीं एलसीएम क्या होता था, नहीं दो होते थे ना, जिसमें सारा भी आता था। एडिशन कर दो ना, एडिशन कर दो। ये एडिशन ही तरह से एडिशन समझने में इजी है। सेकेंड का क्वेश्चन था, जैसे जो जे एडवांस में क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया था मैथ का कॉलम में, XeO4 के प्रोडक्ट क्या है। XeO3 देखो पहले वाले को मैंने क्यों तोड़ दिया था, वहाँ पे +2 -2 था, है ना, तो वो उसके लिए डिसोसिएट होना आसान है। लेकिन जब आप XeO3 में आ गए तो +6 -6 हो गया, तो ये कंपाउंड बन गया है उस टेम्परेचर, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिसोसिएट नहीं किया है। बैलेंस आप खुद करोगे है ना, ये नहीं कर पाऊंगा मैं, पहले तो बैलेंस है, सेकेंडरी तो बैलेंस करनी है, वो देखना बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट कैसे लिखे जाए इसकी। और अदरवाइज आप खुद ही इतने बड़े हो गए, समझ सकते हो कि इसमें कोई लॉजिक, कोई मैकेनिज्म, कोई है ना, कोई कार्बोनाइल स्टेबिलिटी, कार्बोनाइल स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप लिख लें, है ना, वो कभी याद ना करें, है ना, या फिर ऐसे फालतू चीज़ें करें, और फालतू करने से याद हो सकता है। अब ऐसे हो सकता है आपको रिएक्शन याद भी रहे अगर ध्यान आते हैं बातें। अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो 100, अच्छा लास्ट वाला याद करना बिल्कुल आसान है, 100% नहीं भूलोगे। फर्स्ट में अगर ध्यान है फर्स्ट का, तो सेकेंड अपने आप आ जाएगी, क्योंकि ये ध्यान है कि हाँ दोनों का एडिशन प्रोडक्ट इसके वजह से। अब देखो, और ज़्यादातर यही पूछा गया ना, इसे तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि लास्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं कहूँ कि XeF6 की रिएक्शन एक वाटर से कराओ, इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अभी नहीं कर पाओगे रिएक्शन को, क्या करोगे, कितने HF निकलेंगे इस बार, 2 HF निकलेंगे, तो 2 HF निकाल दिए, और क्या बचा बता दीजिए से XeO4, ऐसा कोई कंपाउंड था, उसकी प्रिपरेशन हो गई। अब यही भी देखो, अगर XeF6 की रिएक्शन 2H2O से करा दूं, तब क्या बनेगा, कितने HF निकलेंगे इस पर, 4 HF प्लस क्या बचा बच्चों, XeO2F2, ये कंपाउंड बन गया। कंपाउंड होता है XeO2F2। ये सारे क्या है, XeF6 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट से बन जाता है XeO3, और पार्शियल से ये बनता है, दैट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इधर का तो रियलाइज कर सकता हूँ ना,
समझ आएगा सबको? फिर डाउट है किसी को? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि HCOF4 इसके करो किसके साथ? H2O के साथ। बताओ क्या बना है प्रोडक्ट? अपने आप लिखो इसका प्रोडक्ट। XiO3 के नीचे लिखना है कि एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है। XiO3 एक्सप्लोसिव सॉलिड। XiO3 ठीक है ना? अब देखो आगे गुजरा जिनॉन फ्लोराइड्स act as fluoride donors, fluoride ions donor as well as acceptor. Act as a fluoride ion donor. Xenon fluorides act as fluoride ions donor as well as acceptor. फ्लोराइड आयन डोनर क्यों है? क्योंकि ये फ्री होना चाहते हैं, मतलब मोनो एटॉमिक रहना चाहते हैं ना, तो जनरली इसके बाद जो फ्लोरीन है वो दूसरे पे जोड़ देते हैं। देखो जैसे ये आपका PF5, अगर इसी से मिला दो आप XeF6 से ध्यान देना, PF5 की रिएक्शन किससे करा दो? XeF6 से, तो बस ये इसे फ्लोरीन जोड़ देगा। फ्लोरीन फास्फोरस मैक्सिमम C से जा सकता है, तो क्या बनेगा? XeF5 प्लस एंड PF6 माइनस। अगर आप PF5 की रिएक्शन करा दो XeF4 से, तो क्या बनना चाहिए? XeF3 प्लस एंड PF6 माइनस। नहीं, इस तरीके से क्या किया इसने? फ्लोराइड को डोनेट किया ना। अब ऐसे सारे नहीं दे सकता इसको, अगर एक फ्लोराइड डोनेट कर दिया क्या बन गया? PF6 माइनस और XeF3 प्लस। ठीक है ना? अगर ऐसा हो XeF2 प्लस BrF5 इस तरीके से हो, तो क्या मिलेगा? XeF4 कैसे? इसने दिया ना फ्लोराइड, क्या मिला? XeF प्लस एंड BrF6 माइनस। नहीं समझे? एक्ट एज अ फ्लोराइड डोनर, बट अगर एल्कली मेटल्स है लाइक सीजियम फ्लोराइड, तो क्या सीजियम दो बॉन्ड बना सकता है? नहीं। तो अगर सीजियम के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो फिर इनको खुद ही फ्लोराइड लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलता है? सीजियम प्लस और XeF7 माइनस। यहाँ पर जो है वो एक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये बेटर डोनर है फ्लोराइड का, मेटल फ्लोराइड से ना, इसलिए यहाँ पर किस तरह काम कर रहा है? एक्सेप्टर की तरह। ये फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, बिकॉज एल्कली मेटल्स फ्लोराइड जो है वो दो बॉन्ड नहीं बना सकते। कल की क्लास में सभी लोग XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeO4, XeOF4, XeO3F3 F2 है ना। इसमें अगला टॉपिक यही था इनके स्ट्रक्चर, ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इनके सब लोग शेप हाइब्रिड
हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से बना के लेके आएंगे। इट विल टेक ओनली 10 to 15 मिनट्स, राइट ना। इनकी शेप हाइब्रिडाइजेशन सब बना के लाना है, इसीलिए आगे पेयर में बना के गलत नहीं होगा, और शेप भी बनानी है और हाइब्रिडेशन लिखना है, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट टॉपिक यही था ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है ना। क्या केमिस्ट्री टेस्ट, और कल आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिड्स का टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। हाँ दे दूँगा, असाइनमेंट बना के लाऊंगा।